अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ एडवोकेट मोमना शहजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बेसिकली वो हमारा जुडिशियल सिस्टम है। उसके ऊपर मैंने तकरीबन 12 लेक्चर्स जो हैं 12 लेक्चर्स अपलोड करूंगी इसी टॉपिक पे। ये जो लेक्चर्स मैं बना रही हूँ बेसिकली हमारे एक बुक है। मैं इसका भी आपको प्रॉपर बुक बताऊंगी कौन सी है। तो इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से बैकग्राउंड हिस्ट्री के साथ सारी चीजें बताई गई हैं। तो वो ग्रुप में भी हमने शेयर की थी। तो मेरा मोटिव यही है कि जो चीज ग्रुप में शेयर की जा रही है उसको थोड़ा स्टडी भी करवाया जाए ताकि चीज जो है वो बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो मैं आपको थोड़ा बता दूं इस बुक के बारे में। ये बुक है फेडरल जुडिशियल एकेडमी की तरफ से। ठीक है, जो कि हमारी जो एकेडमी स्टैब्लिश्ड हुई 1988 की, ये इस्लामाबाद में वाक़ है। ठीक है। तो जो हमारी हेडलाइन है वो ये है कि द जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। और ये बुक है डॉक्टर फाकिर हुसैन की, जिसे हम फकीर हुसैन भी कह सकते हैं। डॉक्टर फकीर हुसैन, डायरेक्टर जनरल, फेडरल जुडिशियल एकेडमी इस्लामाबाद। अच्छा जी। अब इसके अंदर क्या चीज आएगी, आप कंटेंट्स भी जरा देख लें। इस बुक को मुंतखब करने की वजह ये थी कि इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से चीजों को लिखा गया है, बताया गया है। तो इसको पढ़ के जो है वो थोड़ा बेहतर फील होता है कि जुडिशियल सिस्टम के हवाले से पूरी की पूरी चीज लिखी हुई है। ये इंट्रोडक्शन है। फिर हम इसके अंदर सेकंड चैप्टर जो इसका पढ़ते हैं वो हिस्टोरिकल रेट्रोस्पेक्ट है। थर्ड हमें बात बताता है पोस्ट इंडिपेंडेंस एवोल्यूशन, यानी कि आज़ादी के बाद के मामला क्या थे। सुपीरियर जुडिशरी, उसके अंदर क्या चीज आती है वो भी बताई जाएगी। सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स कौन सी हैं, स्पेशल कोर्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, उससे क्या मुराद होती है। प्रोसीजरल लॉ कौन सा होता है। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ सब ऑर्डिनेट जुडिशरी, उसके बारे में बात की जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। 10 आता है कोर्ट जुरिस्डिक्शन। 11 आता है स्ट्रेंथ ऑफ लॉ ऑफिसर्स एंड लॉयर्स। एंड 12 आता है लिस्ट ऑफ एफिलिएटेड लॉ कॉलेजेस। अब ये सारी चीजें जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और हम वक्तन फक्तन इन चीजों से जो है इन चीजों के बारे में जगह जगह से गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम एक ही जगह पर ये सारी चीजें पढ़ लेंगे तो फिर हमें अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो अब थोड़ा माइंड ये बनाएं कि ये मैं स्टडी करवा रही हूँ। स्टडी करवाने का मोटिव ये है कि ये प्योरली जुडिशरी के पर्पस के लिए है, क्योंकि हमने और चीजें भी साथ रीड आउट करनी है। उसका मकसद ये है अपनी वोकेबलरी को इंक्रीज करना और बाकी सारी चीजें। तो मैंने ये कोशिश की कि जो बुक है क्यों ना उसे ही रीड किया जाए और उसकी कोई भी चीज वोकेबलरी के लिहाज से भी ना छोड़ी जाए। उसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसके मीनिंग्स बताए जाएं और बाकी सारी चीजें भी साथ मद्देनजर रखी जाएं। उनके कॉन्सेप्ट्स जो बताने हैं वो तो बताने ही हैं। सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ इंट्रोडक्शन से। The roots of the current judicial system of Pakistan stretch back to the medieval period and even before. The judicial system that we practice today has evolved over a long period of time, spanning roughly over a whole millennium. The system has passed through several epochs, covering the Hindu era, Muslim period, including the Mughal Empire, British colonial period, and post independence chapter. Notwithstanding the excessive changes, one rule dynasty substituted by the other, which naturally resulted in the socio-economic and political transformation of the Indian society. The judicial system generally maintained a steady growth and gradual advance towards consolidation and improvement, refinement, without indeed having to undergo any major disruption or breakdown. अब इस पैराग्राफ में अब ये देखिए देखिए कि वर्ड्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं। द रूट्स ऑफ जुडिशियल करंट जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। और ये हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन का। इसके अंदर पहला वर्ड है स्ट्रेच बैक।
दूसरा वर्ड है मेडिवल पीरियड। अब कई लोगों को पता होगा अटैचबैक का, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे क्या है। उन्होंने कहा है कि पहली लाइन में कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है पाकिस्तान का, वो कोई आज की बात नहीं है, बल्कि ये मतलब बहुत पुरानी हिस्ट्री है इसकी, और ये अब तक मौजूद है। इसको मिडिल एज में भी देखा जाएगा, और इससे पहले के भी कई असरात इसके ऊपर मौजूद हैं। अब दो दूसरी लाइन है, उसमें लिखा हुआ है कि हैज इवॉल्व्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि एक लंबे अरसे के इर्द गिर्द ये गर्दिश करता रहा है। ठीक है, स्पैनिंग रफली ओवर अ होल मिलीनियम। मिलीनियम का जो वर्ड है बेसिकली वो यूज होता है अ पीरियड ऑफ अ थाउजेंड्स ईयर्स। ठीक है, यानी कि आप ये समझिए कि हजारों साल के मामलात हैं, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। द सिस्टम हैज पास थ्रू सेवरल इपोर्ट्स कवरिंग द, यानी कि इससे मुराद है कि ये जो हमारा सिस्टम है जुडिशियल सिस्टम, ये किन किन चीजों को लेके मद्देनजर रखता है, मद्देनजर इसको रखा जाता है। ठीक है, अब ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे पैरे में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने गेट करनी है कि इंट्रोडक्शन के लिहाज से नॉर्मली हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो जस्ट ब्रिटिश की तरफ से उधार हमने लिया था और बाकी चीजें, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको पढ़ने से हमें पता चलता है कि भाई इसके चार इराज हैं, जिसके अंदर हिंदू इरा, मुस्लिम पीरियड इंक्लूडिंग द मुगल एम्पायर, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस चैप्टर। ठीक है, इन सारों की बात हो रही है। तो ये हमें इस तरह से प्रॉपरली देखना है। मैंने स्पॉटलाइट ऑन कर लिया ताकि आपको आइडिया रहे कि मैं किधर हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक हम आए। अब उसके आगे उन्होंने लिखा है नोट विद स्टैंडिंग द सक्सेसिव चेंजेस, one rule dynasty substituted by the other, which naturally resulted in the socio-economic and political transformation of Indian society। अब वो कहते हैं कि जब ये चार इराज थे तो एक के बाद एक आया ना, तो उन्होंने अपनी अपनी असरात और अब हर चीज कोई ना कोई छोड़ी। ठीक है, जिस लिहाज से चेंजिंग्स आई, वो चेंजिंग्स किस तरह की थी। सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। ठीक है, सो क्या हुआ कि फिर इनके तो एक असरात हमारे पास मौजूद हैं, हमारे सिस्टम्स में मौजूद है। ठीक है, टाइम बाय टाइम हमारा जो जुडिशियल सिस्टम था वो मेंटेन होना शुरू हुआ और मुस्तहकम हुआ, और इसके अंदर एडवांसमेंट आई। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से इसको कंसोलिडेशन मिली। कंसोलिडेशन का मतलब भी किसी चीज को मुस्तहकम करना होता है। इसकी नशोनुमा इम्प्रूवमेंट हुई, रिफाइनमेंट, इसको मजीद रिफाइन किया गया। ठीक है, विदाउट हैविंग टू अंडरगो एनी मेजर डिसरप्शन एंड ब्रेकडाउन। डिसरप्शन का मतलब होता है डिस्टरबेंस, अनदर वर्ड, और ब्रेकडाउन का मतलब भी यही होता है खराबी। तो कहने का मकसद ये है कि बजाय इसके कि इसके अंदर बहुत रद्दोबदल किया जाता, तो ये राम राम से ग्रेजुअली जो है वो इम्पोर्ट इसकी इम्प्रूवमेंट भी होती रही, ये रिफाइनमेंट भी होती रही, कंसोलिडेशन भी होती रही। तो ये इस तरह से कुछ चलता रहा है। तो हमारा जो ये पैराग्राफ है रीडिंग के लिहाज से कंप्लीट हो गया। इसमें जो चेक करने वाली बात थी, जब कभी इंट्रोडक्शन पूछा जाए तो ब्राय मेहरबानी इसके अंदर फोर इराज का जो है वो लिखना मत भूलिएगा। ये बहुत जरूरी है कि इन सारी चीजों का जिक्र किया जाए। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑल इन ऑल द सिस्टम एक्सपीरियंस एंड पास थ्रू दी थ्री डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, नेमली हिंदू किंगडम, मुस्लिम रूल एंड ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब थोड़ा रुकें और गौर करें कि यहाँ पर बड़े जबरदस्त वर्ड्स यूज हुए हैं कि हिंदू किंगडम वर्ड यूज हुआ, फिर उसके बाद मुस्लिम रूल वर्ड यूज हुआ, और ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली जो उन निज़ाम में हुकूमत की जो सेंस थी उस लिहाज से वर्ड यूज किए गए हैं। अगर हम यहाँ पे जस्ट रूल लगा के भी काम चला सकते थे, लेकिन ये वोकेबलरी का कमाल है कि आपको पता चलता है कि डिफरेंट डिफरेंट वर्ड यूज करके उसके अंदर जो है वो बेहतरी लाई जा सकती है। तो हिंदू किंगडम का वर्ड यूज हुआ, मुस्लिम रूल का वर्ड यूज हुआ, ब्रिटिश ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन का वर्ड यूज हुआ। द फोर्थ एंड करंट इरा, यानी कि जो चौथा दौर है और जो अब तक मौजूद है, कमेंस विद द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान एज अ sovereign and independent state. The system thus has evolved through a process of reform and development. This conclusion enjoys near unanimity among historians and commentators of Indian legal history. अब इसमें ये पढ़े
कि यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, कि जो पार्टीशन हुई इंडिया की और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान की, और एज अ सोवरन इंडिपेंडेंट स्टेट, दोनों इंडिपेंडेंट सोवरन स्टेट के लिहाज से सामने नमूदार हुए। ठीक है, तो क्या हुआ फिर इसके अंदर प्रोसेस जो हुआ वो मजीद इस्लाहात लाई गई, डेवलपमेंट लाई गई। ठीक है, तो कहते हैं कि इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के पता चलती है कि जो हमारे मौर्रखीन हैं, यानी कि जो हमारे हिस्टोरियंस हैं और जो कमेंटेटर्स हैं, ठीक है, उनका इत्तेफाक राय इसके ऊपर पाया जाता है कि वाकई ये इसी तरीके से है कि इसके ऊपर चार द्वार का असर है, किस पे, हमारे जुडिशियल सिस्टम पे। अब बैकग्राउंड बैकग्राउंड हिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है? वो देखिए, वो इसलिए जरूरी है कि आज भी हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट क्यों इतनी स्ट्रोंग है। तो वो तो हिस्टोरिकली स्ट्रोंग थी। ठीक है ना, यहाँ पे जो वर्ड है वो यूज हो रहा है, द फोर्थ एंड करंट इरा commenced with the partition of India and the establishment of Pakistan। तो पाकिस्तान को भी एक अलहदा मुल्क बनाने में एस्टेब्लिशमेंट का बहुत हाथ था। तो इस लिहाज से अब आज भी स्टैब्लिशमेंट बहुत मजबूत है, क्योंकि हिस्टोरिकली मजबूत चली आ रही है। अच्छा जी, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन एंड ग्रोथ द जुडिशियल सिस्टम डिड रिसीव influences and inspiration from foreign doctrines, notions and indigenous norms practices, both in terms of organizing courts, structure, hierarchy, jurisdiction and adopting trial procedures practices। यहाँ तक रुकती हूँ और आपको बताती हूँ इस सिलसिले में। वो कहते हैं कि ये दो चीजें तो हमें पता चल गई। अब ब्रिटिश का कॉन्सेप्ट कैसे आया? वो कहते हैं जब ये प्रोसेस चल रहा था, यानी कि इसकी इर्तिका और इसकी नशोनुमा हो रही थी, तो जो बाहर की डॉक्ट्राइन्स थे, नोशंस थी, इंडिजिनस नॉर्म्स थी। इंडिजिनस जो वर्ड है उससे मुराद होता है नेटिवली, किसी चीज का जो फ्रॉम द बिगिनिंग चल रही है, जो कि ओरिजिनेटिव है। ठीक है, उन चीजों को हमने उनका असर कबूल किया, हम उससे इंस्पायर हुए। ठीक है, अब किन चीजों में हम इनसे इंस्पायर हुए? हमने ऑर्गेनाइजेशन जब कोर्ट्स की तो हमने उनके असर को कबूल किया, स्ट्रक्चर वहां से उधार लिया, हायरार्की वैसी अपनी जो है वो रखी, जुरिस्डिक्शन का कॉन्सेप्ट उनका था। तो हम इस तरह से प्रोसीजर्स और प्रैक्टिसेस, इन सब चीजों में हमने क्या किया कि जो फॉरेन्स के जो डॉक्ट्राइन्स थे, उनके नोशंस थे, उनकी इंडिजिनस नॉर्म्स थी, प्रैक्टिसेस थी, उनको भाई हमने अपना लिया। Therefore, the present judicial system is not an entirely foreign transplant, as it is commonly alleged, but has acquired an indigenous flavor and national color। Indigenous का वर्ड इस वजह से यूज हो रहा है कि इसका मतलब नेटिव। उन्होंने बताया कि अगर हम ये तस्वुर जो कि नॉर्मली समझा जाता है, यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है, जो लाइन है, एज इज कॉमनली alleged, ये कहते हैं जिस तरह से नॉर्मली तसव्वुर कर लिया जाता है, और मतलब खासा यकीन उस चीज पर रखा जाता है कि हम हर बार बोलते हैं ब्रिटिश की तरफ से है जी, ब्रिटिश की तरफ से। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, ये इसके अंदर पाया जाता है एक इंडिजेनस फ्लेवर एंड नेशनल कलर, यानी कि हमारे अपने ही लोगों के मामलात जो कि पहले अदवार के थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, उनके जो निज़ामी हुकूमत है उनका असर पाया जाता है, सिर्फ ब्रिटिश का नहीं है। एंड वेयर एज द सिस्टम में नॉट फुली सूट द genus of our people or meet the local conditions. It continued application and practice has made it intelligible to the common man। वो कहते हैं इसी वजह से बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारा सिस्टम पूरा सूट नहीं करता हमारे पीपल, हमारे लोगों को। ठीक है, लेकिन फिर भी ये अपनी एप्लीकेशन और प्रैक्टिस के लिहाज से मुसलसल जारी और सारी है। ठीक है, और एक कॉमन मैन जो है वो भी इसको समझने की कोशिश कर रहा है, उसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पे जो वर्ड है इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल जो है वो वर्ड इंटेलिजेंट से निकला है। ठीक है, और इसका मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव। द वेरी फैक्ट दैट इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल आर resorting to the courts for the resolution of their conflicts and disputes indicates that the system enjoys a degree of legitimacy and acceptance। अब देखें, वो कहते हैं कि अब हमें पता है कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो कोर्ट्स की तरफ आती है। ठीक है, कोर्ट्स के ऊपर एतमाद कर रही है तो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स को लेके। तो इससे ये चीज हमें सामने आती है कि वो इस निज़ाम की जो
जायजियत है उस पर यकीन रखते हैं, यानी कि लिजिटिमेसी पर यकीन रखते हैं और उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, उसको कबूल करते हैं। तो यहाँ तक आपको जो है, जो हमने तमहीद बांधी है, जो इंट्रोडक्शन था वो वाज़ेह हो जाना चाहिए। अब जो हमने चार ऊपर अदवार पढ़े हैं ना, उसको हमने इसके अंदर पढ़ना है कि किस तरीके से हिंदुइज्म, उसका असर पाया जाता है हमारे जुडिशल सिस्टम में, और मुस्लिम्स का कैसे पाया जाता है, और ब्रिटिश का कैसे पाया जाता है, और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा कैसे डेवलप हुआ। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, हिस्टोरिकल रिट्रोस्पेक्ट। हिंदू पीरियड, द हिंदू पीरियड लास्ट फॉर 3 मिलेनिया आई ई फ्रॉम 1500 BC until 1500 AD. Information on the judicial system during Hindu period has been somewhat sketchy, gathered mostly from scattered sources such as ancient books like Dharmashtra, Samiritis, and maybe it's pronounced like Samiriti या समरीति, बट मुझे जो चीज समझ लग रही है प्रोनाउंसिएशन स्मृतिस एंड अर्थ आष्ट्रा। यार ये बुक्स के नेम जो है वो देखे जा सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा। एंड कमेंट्रीज ऑफ द सेम बाय हिस्टोरियंस एंड जूरिस्ट। यानी कि उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ जब जुडिशियल सिस्टम की बात की जाती है हिंदुइज्म के पीरियड को लेकर, तो उनकी जो बुक्स हैं, जो कि यहाँ पे 3 बुक्स का नेम है, साथ कमेंट्रीज का नेम, कमेंट्री बता दिया गया है, और फिर उनके मर्रखीन और उनके जूरिस्ट का जो वर्क है, ठीक है, उसको मद्देनजर जो है ना वो रखा जाता है। तो ये सोर्सेज हैं जुडिशियल सिस्टम को वहां पर डेवलप करने के। दिस सोर्सेज उस टाइम के मैं बात कर रही हूँ। दिस सोर्सेज कंस्ट्रक्ट अ वेल डिफाइंड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ड्यूरिंग द हिंदू पीरियड। यानी कि वो कहते हैं सोर्सेज ने बड़े वेल डिफाइंड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को जो है वो डेवलप्ड किया था। द किंग वाज रिगार्डेड एज द फाउंटेन ऑफ जस्टिस हु आल्सो डिस्चार्ज जुडिशियल फंक्शंस। अब सबसे पहले यही देखी जाती है किसी भी निज़ाम में कि भाई जो कुव्वत है फैसला करने की, जिसके पास इख्तियार है, वो सरचश्मा कौन था। आया कि अदालतें थी उस वक्त भी, या पार्लियामेंट थी, कानून साज अदारे थे, तो भाई बादशाहत का निज़ाम था। तो किंग जो था उसे कहा गया फाउंटेन ऑफ जस्टिस। ये देखिए ये वर्ड, इसको वोकेबलरी में अपने ऐड करें कि जो उनका था, वो किंग के पास ही इख्तियार था। अब नेक्स्ट हम रीड आउट करते जाते हैं, हम आइडिया होता जाएगा। ठीक है, ये थी फाइनल जुडिशियल अथॉरिटी। ठीक है, द किंग वॉज रिगार्डेड एज द फाउंटेन ऑफ जस्टिस हु आल्सो डिस्चार्ज judicial functions in this task judges as well as his ministers and counselors assisted him। अब देखें दूसरी लाइन के, ये किला नहीं था, इसके साथ जजेस अपॉइंट होते थे, फिर मिनिस्टर्स और काउंसलर्स होते थे जो उसकी हेल्प करते थे फैसला करने में। ही वॉज द फाइनल जुडिशियल अथॉरिटी एंड कोर्ट ऑफ अल्टीमेट अपील। फाइनल जुडिशियल अथॉरिटी था और कोर्ट ऑफ अल्टीमेट अपील था। एट द कैपिटल बिसाइड्स द किंग्स कोर्ट द कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस एग्जिस्टेड। अब किंग कोर्ट के अलावा जो दूसरी अदालत मौजूद थी वो चीफ जस्टिस की अदालत थी। दिस कोर्ट इज इन हायरार्की वाज नेक्स्ट टू द किंग्स कोर्ट एंड अपील अगेंस्ट इट्स डिसीजंस ले टू द किंग्स कोर्ट। अब यहाँ पे याद करने के लिए हाथ से खुद देखें कि हिंदुइज्म में पहली कोर्ट तो हमारी आ गई किंग्स कोर्ट, दूसरी है चीफ जस्टिस की। वो कहते हैं हायरार्की में ये चीफ जस्ट किंग कोर्ट के बाद आती है। और जब चीफ जस्टिस की अदालत के खिलाफ, फैसले के खिलाफ कोई अपील होती है, तो वो किंग्स कोर्ट में की जाती है। अब अपॉइंटमेंट का तरीकाकार क्या था? द जजेस वर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन एंड स्कॉलरशिप, बट द चॉइस वाज मोस्टली रेस्ट्रिक्टेड टू अपर कास्ट ब्राह्मण्स। यानी कि कहने का मकसद ये आता है, आपको पता है हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम था और अब भी है। तो अपॉइंटेड किए जाते हैं पीपल उनकी क्वालिफिकेशंस और स्कॉलरशिप, यानी कि सलाहियतों को देख के जो उनकी होती हैं। लेकिन फिर भी ये सारी सूरत हाल ब्राह्मण्स में देखी जाती है, इससे नीचे तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब विलेजेस में क्या कॉन्सेप्ट था? एट द विलेज लेवल ट्राइब्यूनल्स डिस्पेंस्ड जस्टिस which consisted of the assemblies of the village or the caste or the family. The village headman acted as judge, magistrate, or
The community decisions by such tribunals were usually through conciliation. The decisions of village town courts tribunal were appealable in the higher courts and final appeal by before the king's court. Besides adjudication, the system of arbitration was also in vogue. अब मेरी बात सुने इसमें ना, चीज ये आती है कि दो चीजें हैं, यहाँ तो शहर होते हैं, गांव होते हैं। गांव तो हमेशा से थे और वो कुदरती चीज है। तो अब जहाँ पे बाकी चीजें हमने पढ़ी, तो गांव में क्या सेटअप था उस टाइम पे, तो यही बताई गई है कि वहाँ पे ट्राइब्यूनल्स का कॉन्सेप्ट था विलेजेस के अंदर, ठीक है। और विलेज के अंदर एक हेडमैन होता है, और वो हेडमैन ही जज और मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारियां अदा कर रहा था कम्युनिटी में। अब जो मोस्टली कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या था, वो ये था कि जो फैसले यहाँ पर होते थे मोस्टली कंसिलिएशन के साथ कर लिए जाते हैं, मुसालेहत की तरफ, के भाई मुसालेहत कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर मामला विलेजेस में यही होता है, ठीक है। हाँ, अगर मामला इस तरह का था कि डिसीजंस की बात होती, तो इन विलेजेस टाउन कोर्ट्स या ट्राइब्यूनल्स की जो फैसले थे वो अपीलेबल होते हैं इन द हायर कोर्ट्स एंड फाइनल अपील बाय बिफोर द किंग्स कोर्ट, ठीक है। सबसे पहले कंसिलिएशन की तरफ कदम बढ़ाया जाता था, लेकिन अगर वो चीज नहीं होनी होती तो फिर क्या होता था कि अपील होती थी, किंग्स कोर्ट के पास ये मामला ले जाए जाते थे। अब वो कहते हैं एडजुडिकेशन तो अलग बात है, लेकिन जो आर्बिट्रेशन का जिस तरह से आज निजाम मौजूद है ना, उस टाइम में ये भी बड़ा धुंधला सा मुबहिम सा था। मुबहिम मतलब ये है कि इतना वाजे नहीं था। अच्छा जी, एज रिगार्ड्स द प्रोसीजर फॉलोड इन द कोर्ट्स ट्राइब्यूनल, नो फॉर्मल रूल्स एग्जिस्टेड एज द लॉ एप्लीकेबल वाज नॉट स्टैट्यूटरी बट कस्टमरी और मोरल। अब वो कहते हैं कि प्रोसीजर के लिहाज से कोई बड़ा रस्मी किस्म का मामला नहीं था, कोई रस्मी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, और ना ही कोई कानून साजी की जाती थी। ये रस्म और रिवाज और जो एथिकल नॉर्म्स होती हैं, जो कि अखलाकियात पर मबनी चीजें होती हैं, उस पर मुश्तमिल था। द डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रूथ एंड पनिशमेंट ऑफ द रॉन्ग डूअर वाज रिगार्डेड एज अ रिलीजियस ड्यूटी, ठीक है। अब ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट आता है कि जो डिटर्मिनेशन आपने करनी है सच झूठ की, गुनाह सजा की, तो वो कॉन्सेप्ट रिलीजियस ड्यूटी समझा जाता था। सिविल प्रोसीजर्स commenced विद द फाइलिंग ऑफ क्लेम विच वाज अप्लाइड टू बाय द ऑपोजिट पार्टी। वो कहते हैं सिविल प्रोसीजर का आगाज तब किया जाता जब क्लेम रेज होता था, ठीक है, और फिर ऑपोजिट पार्टीज का जवाब देती थी। बोथ पार्टीज वर अलाउड टू प्रोड्यूस विटनेसेस सो एज टू प्रोवाइड देयर रिस्पेक्टिव क्लेम्स। आज भी ऐसा ही होता है कि जब दो पार्टीज हैं, ठीक है, उन दोनों को अलाउ किया जाता है कि आए भी अपनी विटनेसेस लेकर आए और अपने रिस्पेक्टिव क्लेम्स जो है उसको उसके बारे में बताएं। On the conclusion of the trial or conclusion of the trial or the decision was pronounced which was pronounced which was duly enforced, और वो मुकम्मल तरीके से enforce कर दिया जाता था। It appears thus that the system of administration of justice as it operated in ancient India was not substantially different from what it is in the modern times, ठीक है। In a sense, the current system seems to be a continuation of the former practices and procedures. अब ऊपर वाली सारी बातें हमने पढ़ी, जब हम इस लाइन पे आए तो यकीनी तौर पर जो साथ पढ़ रहे हैं उनके माइंड में ये चीज आई कि ये तो आज भी ऐसे ही होता है। तो फिर उन्होंने नीचे बड़ी जबरदस्त लाइन रख दी कि इट अपियर्स दस दैट द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, हम इसे के जुडिशियल सिस्टम भी कहते हैं, लेकिन कितना जबरदस्त वर्ड है, सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस as it operated in ancient India was not substantially different from what it is in the modern times। तो वो कहते हैं किसी भी तौर पे हम ये नहीं कह सकते कि वो डिफरेंट था और ये डिफरेंट है। तो अब हमें समझ इससे ये आती है कि भाई ये तो उसकी ही कंटिन्यूएशन है, ये उसी का तसलसल बरकरार है कुछ चेंजेस के साथ। तो भाई ये हमारा था हिंदू पीरियड का कॉन्सेप्ट। अब जरा हम आ जाते हैं मुस्लिम पीरियड की तरफ कि इनका क्या सीन था, हमारा क्या सीन था। The Muslim period in the Indian subcontinent roughly begins in the 11th century AD. This period may be divided into two parts: the period of early Muslims rulers who ruled Delhi and some other parts of the India, and the Mughal period, which replaced such Muslims and other rulers in 1526 AD. The Mughal dynasty lasted until the middle of 19th century. अब देखें,
यहाँ तक हम रुकते हैं। सिंपली इसको इस तरह से माइंड में रखेंगे कि जो हमारा जो दो शुरू हुआ 11वीं सेंचुरी का है, ठीक है। और इस पीरियड में क्या हुआ कि हम अपने ही दौरे हुकूमत को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। अर्ली मुस्लिम्स थे, जो हुक्मरान थे, उन्होंने दिल्ली के ऊपर अपना तसल्लुत बरकरार रखा। और जो दूसरे थे वो मुगल खानदान के थे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो 1526 में आने वाले जो थे मुस्लिम्स वो थे, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जो मुगल डायनेस्टी है, जो माइंड में रखने वाली बात है, वो तकरीबन तकरीबन 19वीं सदी तक, उसके मिडल तक जो है ना, वो ये सारा मामला चलता रहा है। मुस्लिम्स की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हमने दो पार्ट्स में इसको चेंज किया है। एक वो मुस्लिम्स जो के सॉरी तकसीम किया है, जो कि दिल्ली पे हुक्मरानी कर रहे थे, और दूसरे मुगल्स थे। अब जरा इनका पढ़ लेते हैं सिस्टम क्या था। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मुस्लिम रूलर rulers, the Islamic law remained the law of the land in settling civil and criminal disputes. However, common customs and traditions were also invoked in setting secular matters. These rulers were not practically keen or applying the Islamic laws to each and every sphere of life, and let the indigenous customs and institutions continue side by side with Islamic law and institutions. During this period, different courts were established and functions at the center, provisional district and तहसील। इसको परगाना लेवल भी कहा जाता था, ठीक है, तहसील को कहते हैं। दिस कोर्ट्स हैड डिफाइंड jurisdiction in civil, criminal and revenue matters and operated under the authority of the king। मैं यहाँ तक बात करूंगी। अगर कहा जाए हिंदुइज्म और मुस्लिम में फेमिलियर चीज क्या थी, तो किंगशिप। किंगशिप का कॉन्सेप्ट था, वो फेमिलियर था। वो अपने लिहाज से किंगशिप और अपने रिलीजियस मैटर्स को लेकर चल रहे थे, और हम भी सेम इसी तरीके से। वही सारी चीज आती है कि हम भी, हमारा निज़ाम किस तरह से चल रहा था, इस्लामिक लॉ के लिहाज से चल रहा था। कस्टम्स और ट्रेडिशंस को भी साथ रखा गया था। सेकुलर्स में जो उनके मामलात को डील करना होता था, तो कस्टम एंड कंडीशंस को मद्देनजर रखा जाता था, सॉरी, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को। फिर इसके साथ ये चीज बताई गई कि जो हुक्मरान थे वो हर एक चीज में इस्लाम फॉलो नहीं करते थे, ठीक है, लेकिन इस्लाम था, ठीक है, उसी के लिहाज से फैसले किए जाते थे और बाकी सारी चीजें। तो कहते हैं कि नेटिवली कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस इंस्टीट्यूशंस जो थे वो कंटिन्यू हो रहे थे। इस्लामिक निज़ाम भी था, रस्म व रवाज भी थे, ये सारी चीजें ही तकरीबन थी। वो कहते हैं अब ड्यूरिंग दिस पीरियड डिफरेंट कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड। अब हम यही जानना चाहते हैं ना कि स्ट्रक्चर क्या था। तो भाई उसमें ये था कि एस्टेब्लिश्ड हुई सेंट्रल लेवल पे भी, प्रोविजनल लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, तहसील लेवल पे भी। दिस कोर्ट्स हैड डिफाइंड जुरिस्डिक्शन इन सिविल। अब इनका इख्तियार समाअत क्या था, यानी कि किस किस्म के केसेस सुनती थी। सिविल भी सुनती थी, क्रिमिनल भी सुनती थी, रेवेन्यू मैटर्स भी सुनती थी, और ऑपरेटेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द किंग। बट ये अथॉरिटेटिवली किसके थ्रू चल रही थी, तो ये किंग के थ्रू चल रही थी। ऑन द टॉप ऑफ जुडिशियल हायरार्की वाज द किंग्स कोर्ट, प्रिजाइड ओवर बाय द किंग हिमसेल्फ, जैसे कि हिंदुइज्म में था। एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल एज वेल एज एपिलेट जुरिस्डिक्शन, द किंग वाज द हेड ऑफ judicial administration, and and he made all appointments to judicial posts. Persons of recognized scholar, known competence and high integrity were appointed to such post. The judge held office during the pleasure of the king। अब देखें मेरी बात सुने, सेम हिंदुओं का भी यही है, बट वहां पे फर्क थोड़ा ये आ जाता है, वहां पे कास्ट को साथ रखा गया है, जबकि इस्लाम में कास्ट का कोई कंसेप्ट नहीं है, और ना ही यहाँ पर उसका तस्करा है। द मुगल्स इम्प्रूव्ड अपॉन प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड क्रिएटेड एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अब मुगल्स का दौर है, और उन्होंने बताया कि उन्होंने बड़े तजर्बाकार तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम मुनज़्ज़म करने की कोशिश की। किस चीज़ का, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का। ऑल ओवर द कंट्री, तमाम मुल्क में कोर्ट वर क्रिएटेड एट ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, ठीक है। अब ये है कि हर यूनिट के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था, और उस डिवीजन के लिए कोर्ट थी। एट द विलेज लेवल द हिंदू सिस्टम ऑफ पंचायत काउंसिल ऑफ एल्डर्स वर रिटेन्ड। अब हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि पंचायत का कॉन्सेप्ट, तो पंचायत का कॉन्सेप्ट मुस्लिम्स का नहीं है। वो अगर पंचायत का वर्ड है तो वह हिंदुओं का है।
हमारे यहाँ भी इस तरह से मामलात को सॉल्व करने की कोशिश करती है, जैसे कि मुसालिहत का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ आता है। बट वहाँ पर पंचायत पंचायत सिस्टम जो है बेसिकली वो ओरिजिनेटिव है, लिया गया है हिंदुओं से, विच डिसाइडेड petty disputes of civil and criminal nature using conciliation and mediation of means settling disputes at the town level. There existed courts presides over by काजी परगाना। ठीक है जी। अब यहाँ पर जरा देख लें कि किस तरह से यहाँ पर डिस्प्यूट्स को जो है उसकी कंसिलिएशन और मेडिएशंस के लिए मौजूद थी। सबसे पहले तो एट द टाउन लेवल देखा जाए, यही हमने देखना है ना, इसलिए मैं दोबारा से आई हूँ और ये बताना चाह रही हूँ। एट द टाउन लेवल उस टाइम पे देयर एग्जिस्टेड कोर्ट्स प्रिजाइडिंग ओवर बाय काजी काजी परगाना। सिमिलरली एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल सरकार जिसे हम कहते थे एंड प्रोविजनल लेवल सूबा कोर्ट्स ऑफ काजीज वर एस्टेब्लिश्ड। ठीक। द हाईएस्ट कोर्ट एट द प्रोविंशियल लेवल वाज दैट ऑफ अदालत नाजिम सूबा। सिमिलरली फॉर रेवेन्यू केसेस, इसी तरह से रेवेन्यू केसेस को भी मद्देनजर रखने के लिए इसी तरह से अदालत मौजूद थी सेम प्रोविजनल लेवल पे। तो उस अदालत को कहते थे अदालत नाजिम सूबा। ऑफिसर्स नोन एज अमीन, और ऑफिसर्स को जो कहा जाता था उस टाइम में अमीन कहा जाता, वर अपॉइंटेड एट द टाउन लेवल। ठीक है, ये टाउन लेवल की बात है। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल रेवेन्यू केसेस वर डेल्ट बाय द अमल गुजार एट द प्रोविजनल लेवल बाय दीवान। अब देखें बड़े मजे की चीज भी है, पढ़ते हुए हमें पता चल रहा है कि कौन कौन से वर्ड इस तरह से यूज होते थे। अमल गुजार था, किस लेवल पे था? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, रेवेन्यू केसेस को डील करता था। और प्रोविंशियल लेवल पे देखा जाए तो दीवान का कॉन्सेप्ट था। ये मुस्लिम इरा की हम बात कर रहे हैं। द सुप्रीम रेवेन्यू कोर्ट वाज कॉल्ड द इंपीरियल दीवान। ठीक है जी। साइड बाय साइड विद सिविल एंड रेवेन्यू कोर्ट्स क्रिमिनल कोर्ट्स प्रिजाइड्स ओवर बाय फौजदार कोतवाल शिकदार एंड सूबेदार फंक्शन। अब वहां पर जो लोग इन सारी चीजों को डील करते थे, रेवेन्यू से रिलेटेड, क्रिमिनल को और सिविल मैटर्स को, तो उन लोगों के नेम है उसमें फौजदार था, कोतवाल था, शिकदार था और सूबेदार फंक्शन। द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड वाज द इंपीरियल कोर्ट एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल एंड एपीलेट जुरिस्डिक्शन। तो सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सी थी? एम्परर की कोर्ट थी। Although these courts generally exercise exclusive jurisdiction in different category of cases, however, sometimes their jurisdiction was intermixed in as much as officers dealing with criminal cases were also required to act as revenue courts। अब यहाँ पे उन्होंने बात बताई है कि नो डाउट इनके मामला अलग अलग थे और बकायदा तौर पे बताया गया, लेकिन बाज दफा यो यूं होता था कि एक ही बंदे को जो किसी एक मकसद के लिए था दूसरा वर्क भी सौंप दिया जाता था। इस लिहाज से उनकी जो ड्यूटीज होती थी वो क्या हो जाती थी? इंटरमिक्स्ड हो जाती थी। ठीक है। ये चीज ने बताया कि जैसे अब क्रिमिनल मामले को डील करा तो उसे रेवेन्यू का भी दे दिया जाता था। फर्दर मोर इसके अलावा विद टेरिटोरियली दीज कोर्ट्स फॉर्म्ड अ concertic organization. Their jurisdiction was not always exclusive on the basis of territorial limits. Thus, a plaintiff may choose a file his suit in a town or a district or a province. The pecuniary jurisdiction of the court was also not defined. अब वो क्या यहाँ पे बताने का मकसद ये है, ये वर्ड है कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। देयर jurisdiction was not always exclusive on the base of territorial limits के एक तो ये चीज थी कि उस टाइम इतना कोडिफाइड तरीके से नहीं बताया जाता था कि टेरिटोरियल jurisdiction क्या होगी, कौन कौन सा करेगा काम। तो कहते हैं कि उन लिहाज से बस ये था कि अदालतें बना दी गई, लेकिन jurisdiction के लिहाज से कोई इतनी टेरिटोरियल लिमिट्स को मद्देनजर नहीं रखा गया था। अब नेक्स्ट उन्होंने बताया कि 10 जबकि plaintiff may choose to file his suit in a town or a district or may province। यानी कि एक प्लेंटिफ जब उसने सूट फाइल करना था तो वो चूज कर सकता था, चाहे वो टाउन को चूज कर ले, चाहे वो
डिस्ट्रिक्ट लेवल की अदालत को चूज कर लेंगे, चाहे वो प्रोविंशियल लेवल की कर ले। The pecuniary jurisdiction of the courts was also not defined, जिस तरह के टेरिटोरियल jurisdiction डिफाइंड नहीं थी, pecuniary jurisdiction भी डिफाइंड नहीं थी। Hence, a case of higher value may be filed in a court of small town. Similarly, appellate jurisdiction existed but was not well defined. यानी कि चीज कहने का मकसद ये है कि अपील होती थी बट नॉट डिफाइंड कि किसके पास जाना है, क्या क्या करना है क्या नहीं। Thus, a plaintiff or complainant not as satisfied with decisions may file a second suit complaint in another court. Such later court would decide the matter fresh without indeed taking into consideration the earlier finding of the court. अब इसमें मामला ये होता था कि थोड़ा बताया गया है कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं थी, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नहीं थी। तो एक जो प्लेंटिफ था वो सूट फाइल करने के लिए किसी भी अदालत के पास जा सकता था। वो टाउन के पास भी जा सकता था, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की अदालत के पास जा सकता था, वो सूबे की अदालत के पास जा सकता था। और फिर अपील के लिए कोई बताया नहीं गया था कि ये हायर कोर्ट है, इसके बाद ये आएगी ये आएगी ये आएगी, नहीं ऐसे नहीं बताया गया था। बस किंग कोर्ट सबसे ऊपर वाली कोर्ट थी। ठीक है। और जब अब कोई अगर नहीं एग्री होता था डिसीजन से, तो वो फिर ना उसी मामले को अगली अदालत में ले जाता था, फिर उससे अगली में ले जाता था। तो कोई सीन नहीं था ना इस चीज का, कोई कोडिफाइड रूल्स नहीं थे। तो ये इसके अंदर जो है वो चीज चलती है इस लिहाज से। ठीक हो गया। 10 अ प्लेंटिफ और अ complainant not satisfied with the decision may file a second suit complaint in another court. Such later court would decide the matter fresh without indeed taking into consideration the earlier finding of the court. और वो कहते हैं कि इस मकसद में जो कोर्ट होती थी वो उससे पहली अदालत के किए हुए फैसले को भी नहीं देखती थी, वो अपना ही कुछ ना कुछ कर लेती थी। उसके बाद आता है the emperor made the judicial appointment and persons of high scholarship and good reputation were appointed to the post. Instructions were given to the judges to be neutral and impartial, and complaints against them were taken seriously. Corrupt officials were removed. Consequently, the scales of justice were very high. अब थोड़ा इसमें ये चीज आती है कि अपॉइंटमेंट के सिलसिले में उस वक्त कौन शख्स के पास इख्तियार था, वो अपना एम्परर था, किंग था। ठीक है। वो अच्छे लोगों को, गुड रेपुटेशन के लोगों को जजेस लगाता था। बकायदा तौर पर उनको हदायत जारी की जाती थी कि भाई आपने गैर जानिबदार रहना है, किसी एक के साथ नहीं होना। और जब उनको उनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स आती थी उनको सीरियसली लिया जाता था। और जो बदउनवानी में मुलव्वस लोग होते थे उनको ओहदे से बरी कर दिया जाता था, बरतरफ कर दिया जाता था। और जिसकी वजह से वो कहते हैं कि ये निज़ाम था और बेहतर जो है वो जस्टिस सिस्टम चल रहा था, उसका बड़ा हाई रैंक था। The procedure followed in civil cases was not much different from the procedure which is applicable today. अब प्रोसीजर भी डिफाइन किया गया है। तो इसीलिए ये स्टडी किया जा रहा है कि आपको साथ साथ रीडिंग का भी पता चले और पता चलता जाए कि क्या चीजें थी। On a suit being filed, the court summoned the opposite party to admit or deny the claim. Issues were framed in the presence of both the parties, who were then required to procedure evidence in support of their respective claims. Simple cases were decided based on such evidence. However, in complicated cases, the judge may launch his own investigation into the matter. अब यहाँ तक हम रुकते हैं और जरा बताते हैं। कहते हैं जो प्रोसीजर है पास का भी, वो उससे अलग नहीं है जो आज का है। ठीक है। वैसी ही चीजें थी कि जब सूट फाइल होता था तो समन किए जाते थे अपोजिट पार्टी को कि या तो एडमिट करे या उसको डिनाई कर दे। फिर इशू फ्रेम किए जाते थे और उन दोनों पार्टीज की मौजूदगी में इशू फ्रेम किए जाते थे। फिर उन दोनों पार्टी से कहा जाता था कि भाई अपनी अपनी एविडेंसेस लाएं और अपने क्लेम्स को सपोर्ट करने के लिए। सिंपल केसेस जो होते थे आम नबयत के मामला को एविडेंसेस की बेस पे जो है उनको डिसाइड कर दिया जाता था। जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस थे जजेस उसकी बाकायदा तौर पर खुद इन्वेस्टिगेशन करवाते थे। तो मैक्सिमम एफर्ट वाज मेड टू फाइंड द ट्रूथ। ऑन द कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड एंड ड्यूली एग्जीक्यूटेड। और जजमेंट्स जो है मुकम्मल तौर पर प्रोनाउंस की जाती थी और उनको अच्छे तरीके से अमल दरामद उन पर करवाने की कोशिश की जाती थी। लिटिगेंट्स वर अलाउड टू प्रेजेंट देयर केसेस इधर पर्सनली और थ्रू एजेंट्स। आज भी यही चल रहा है
या तो खुद पेश होते हैं या थ्रू एजेंट्स होते हैं। सच एजेंट्स वर नॉट एग्जैक्टली लॉयर्स इन द मॉडर्न सेंस ऑफ द टर्म बट वर फुली conversant with the judicial procedure. An officer of the court called mufti attached to the court made the interpretation of law. अब सेम यही सेंस आज भी चल रही है। ठीक है, कि वो कहते हैं कि हम उस टाइम में लॉयर की टर्म यूज नहीं करते थे कि स्पेसिफिकली हम कहें कि ये लॉयर्स थे। बट वो कहते हैं कि ऐसे लोग जरूर थे जो कि अदालत के तमाम प्रोसीजर से वाकिफ थे। और जो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है वो मुस्लिम में मुफ्ती कहलाता है। ठीक है, और ये लोग कोर्ट से अटैच थे और कवानीन की तशरीहात भी करते थे। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है ब्रिटिश पीरियड। ठीक है जी, और इसके बारे में भी बात की जाती है। ये अहम जो है वो मामला छोड़ता है हमारे अ, अदवार में से। अब हमारा आ जाता है ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, और हमें पता है कि जब हम अपना सोशल साइंसेस पढ़ते थे, माशरत उलूम, तो माशरत उलूम के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी और तहरीक पाकिस्तान, तो उसके अंदर स्टार्टिंग यहाँ से दौर होता होता था। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ऑथोराइज्ड by the Charter of 1623 to decide the cases of its English employees. अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो अथॉरिटी आई थी, इख्तियार आया था, उनका चार्टर था जो कि 1623 का था। मकसद ये था कि जिनके इंग्लिश एम्प्लॉयज थे उनके मामलात को ये सॉर्ट आउट कर सकें। The company thereof established its own courts. The president and the council of the company decided all cases of civil and criminal nature. अब वो कहते हैं द कंपनी, उसने अपने कोर्ट्स एस्टेब्लिश कर ली। ठीक है, ये चार्टर के अंडर। ठीक है, और उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट और फिर जो है वो काउंसिल, वो लोग रख लिए कि जितने भी हमारे कंपनी से रिलेटेड मामला है ना, चाहे वो सिविल हैं चाहे वो क्रिमिनल नेचर के हैं, हम भाई इसको डील करेंगे, इसको हल करेंगे। द सब्सिक्वेंट चार्टर्स फर्दर एक्सपेंडेड सच पावर्स। दस द चार्टर ऑफ 1661 authorized the governor and council to decide not only the cases of the company employees but also of the person residing in the settlements. अब इसके बाद एक नया इख्तियार दिया गया 1661 का। ठीक है, गवर्नर साहब भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए और फिर काउंसिल। और उन्होंने कहा कि ना सिर्फ ये इनके मामलात को देखेंगे बल्कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट भी इन्होंने दूसरे लोगों के साथ किया हुआ है, दूसरे ममालिक के लोगों के साथ भी किया हुआ है, तो वो इस मामलात को भी देखेंगे। In deciding such cases, the governor and the council applied the English laws. As the charter of the company changed from one of a trading concern into a territorial power, newer and additional courts were established for deciding cases and settling disputes of its employees and subjects. देखें, ये कहते हैं कि मकसद तो इसका ये था कि अपने मामला हल करती, लेकिन क्या हुआ कि कंसर्न इनका बिजनेस का था लेकिन टेरिटोरियल पावर भी हासिल करने लग पड़े। ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वर इनिशियली कन्फाइंड टू द प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ द बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। ये इन्होंने प्रेसिडेंसी टाउन बनाया अपना, बॉम्बे को बनाया, कलकत्ता और मद्रास, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए जिन्होंने मामला हल किए या जो अपने पंजे गाड़ने शुरू किए, वो ये पहले तीन इलाके थे इंडिया के। इन व्यू ऑफ the huge distances between these towns and the peculiar conditions prevailing there, the administration of justice which developed in these towns was not uniform. वो कहते हैं कि यहाँ पर पेकुलियर पेकुलियर कंडीशंस का मतलब होता है स्ट्रेंज। ठीक है, तो कहते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या किया था कि कोई यूनिफॉर्म मेथड नहीं रखा था, कोई बड़ा अच्छा मरबूत निज़ाम नहीं रखा था। तो इसी वजह से वो कहते हैं बड़े स्ट्रेंज कंडीशंस प्रीवेल कर रही थी इन तीनों इलाके के अंदर। देयर वर established two sets of courts, one of the presiding presidency towns and the other for the मुफस्सिल का कॉन्सेप्ट आज भी हमें कई हमने बेयर एक्ट्स में मिलता है। तो इसका मतलब होता है प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट
रूलर्स। ठीक है, तो इन्होंने वहां पर भी अपने जो है वो लोग रखे। द प्रिंसिपल कोर्ट्स फॉर द टाउन वर नोन एज द सुप्रीम कोर्ट्स एंड रिकॉर्डर्स कोर्ट्स। यानी कि इन्होंने बेसिकली दो कोर्ट्स में उस टाइम की बात है निज़ाम को तब जो है तकसीम किया, एक सुप्रीम कोर्ट्स और दूसरा रिकॉर्डर कोर्ट्स। ये आपके सामने। दिस कोर्ट्स consisted of English judges and applied English laws। ठीक हो गया। The English people residing in such towns alone were subject to their jurisdiction। अब वो कहते हैं कि जो टाउन में लोग थे बस वो अपने टाउन्स तक महदूद थे, कोई और उस अदालत में नहीं जा सकता था। The native inhabitants who were mostly living in the मुफस्सिल were governed under separate courts called सदर दीवानी अदालत एंड सदर निजामत अदालत। ये दो थे, dealing with the civil and criminal cases respectively। Such courts apply to the local laws and regulations। तो आप ये देखिए कि उस टाइम टाउन के अंदर जो अदालत थी उसके अंदर नेटिव इनहेबिटेंट्स जाते थे। ठीक है, और उनके पास कौन कौन सी अदालतें थी, वो मुफस्सिल की जो अदालतें होती थी, तो मुफस्सिल की जो अदालतें थी उसे कहते थे सदर दीवानी अदालत, जो कि सिविल नेचर को डील करती थी। और क्रिमिनल को तो आज हम क्रिमिनल कोर्ट्स कहते हैं ना, हम फौजदारी अदालतें कहते हैं, लेकिन उस वक्त कहते थे सदर निजामत अदालत। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है इधर का। फिर उसके बाद आ जाता है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी एक सुप्रीम कोर्ट बन गई, कलकत्ता में हुई। अब ये देख लें कि किस ईरा की बात है। 1773। द कोर्ट कंसिस्टेड ऑफ द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस एक्सरसाइजिंग बोथ सिविल एंड क्रिमिनल jurisdiction। द कोर्ट कुड आल्सो इशू सर्टेन, ठीक है, प्रेरोगेटिव रिट्स। क्रिमिनल मामलात को भी देखती थी, सिविल मामलात को भी देखती थी। ठीक है, उसके अलावा ये था कि प्रिविलेज, प्रेरोगेटिव का जो वर्ड है उसका दूसरा जो राइम है वो है प्रिविलेज। तो प्रिविलेज के लिए ये वर्ड यूज होता है। इन 1798 द रिकॉर्डर्स कोर्ट्स वर established at मद्रास एंड बॉम्बे with powers identical to the सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। यानी कि ये अदालतें विंग्स थी किसका, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता का। Afterwards, the recorder courts at Madras was substituted by the Supreme Court under the Parliament Act। ठीक है, वो 18 का था। And a few years later, the Recorder's Court at Bombay was also replaced by the Supreme Court। अब वो कहते हैं कि इसको भी रिकॉर्डर कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया अंडर द पार्लियामेंट एक्ट 1823 का। These new courts has indeed the same composition, jurisdiction and powers that exercised by the Supreme Court of the Calcutta। यानी कि जो एक पहले सुप्रीम कोर्ट बनाई थी जो कि कलकत्ता की थी, टाइम बाय टाइम जो बाकी अदालतें थी, ठीक है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट्स में चेंज कर दिया गया। तो ये उन्होंने थोड़ा इस सिलसिले में किया। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या हुआ, द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एक्ट 1861 abolished the supreme courts as well as the Sadar Adalats and in their places constituted the High Court of Judicature of each presidency town। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को एबोलिश कर दिया गया। ठीक है, सूबों में सुप्रीम कोर्ट नहीं रखी गई। पहले ये था कि सूबों में भी सुप्रीम कोर्ट थी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक एक्ट था जो कि हाई कोर्ट, दी हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एक्ट 1861, ठीक है, वो कहलाता था। सुप्रीम कोर्ट्स के वर्ड को खत्म किया और फिर क्या किया कि हाई कोर्ट्स रखी प्रेसिडेंसी टाउन्स में। दिस कोर्ट कंसिस्टेड ऑफ चीफ जस्टिस एंड सच अदर नंबर ऑफ जजेस नॉट एक्सीडिंग 15। द एक्ट prescribed professional qualification for such judges together with the mode of their appointment। Thus, it was provided that one third of the judges should be appointed amongst the barristers with 5 years standing, and one third from amongst the civil servants having 3 years experience as a district judge। The remaining one third seats were filled from amongst pleaders and members of subordinate judiciary having 5 years experience।
द जजेस वर अपॉइंटेड बाय द क्राउन एंड हेल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेयर। वो कंसेप्ट फिर यही है कि क्राउन की खुशनुदी होती थी तो रहते थे, अदरवाइज उनको जाना पड़ता था। द हाई कोर्ट्स exercise original as well as appellate jurisdiction in civil and criminal matters, were also required to uh, supervise the functioning of the subordinate courts in their respective domains. Besides the presidency, town high courts were also established in Allahabad in 1866, Patna in 1999, Lahore in 1919, and Rangoon 1936. The Sindh Chief Court was established under the Sindh Courts Act 1926. Similarly, under the NWFP Courts Regulation 1931 and the British Balochistan Courts Regulation 1939, the Court of Judicial Commissioner was created in each such area। यानी कि जोन जोन सी कोर्ट्स बनाई गई थी उसका सारा आपके सामने चीज आ जाती है। अच्छा जी, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 created principal civil courts, namely the Court of District Judge, the Court of Additional District Judge, the Court of Civil Judge, and the Court of Munsif. Their territorial and pecuniary jurisdiction were also defined। अब ये हमारा सबसे अहम जो हम पढ़ते हैं द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, तो इसने जो हमें अदालतें फराहम की वो बताई गई। डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत थी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की थी, सिविल जज थी, मुंसिफ की कोर्ट थी, तो ये आई। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 retained the high courts and also provided for the reaction of federal courts। तो हाई कोर्ट का कॉन्सेप्ट था उन्होंने चेंज कर दिया फेडरल कोर्ट से। अब जब 1935 का एक्ट पढ़ते हैं तो वहां पर फेडरल कोर्ट्स का वर्ड यूज होता है। द फेडरल कोर्ट्स वर established in 1937। Its judges were appointed by the crown and held office till completing the age of 65 years। The qualification prescribed were 5 years experience as judge of high court and 10 years experience as a barrister or 10 years experience as a pleader in the high court। ठीक है, तो ये जो सेम क्वालिफिकेशंस हैं आज भी इम्प्लीमेंटेड हैं, यही चीजें हैं जो कि हम आज भी पढ़ रहे हैं। द एक्ट फर्दर प्रोवाइडेड दैट द जजेस ऑफ फेडरल कोर्ट एंड हाई कोर्ट शुड आल्सो होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग गुड हेल्थ एंड बिहेवियर। ठीक है, शुड होल्ड, आल्सो नहीं, शुड होल्ड ड्यूरिंग गुड हेल्थ एंड बिहेवियर, मीनिंग दे मे नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंफर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी और मिसबिहेवियर। ठीक है, ओनली व्हेन ऑन अ रेफरेंस मेड बाय द क्राउन, द जुडिशियल कमेटी ऑफ प्रीवी काउंसिल एज सो रिकमेंडेड। द फेडरल कोर्ट एक्सरसाइज्ड ओरिजिनल एपीलेट एंड एडवाइजरी jurisdiction। तो ये चीज इसके अंदर आ जाती है कि फेडरल कोर्ट्स रखा गया। ठीक है, और ये फेडरल कोर्ट जो थी इस्टेब्लिश हुई 1937 में। ठीक है, जजेस अपॉइंट होते थे क्राउन की तरफ से, उनकी एक पूरी क्वालिफिकेशन होती थी, वो हमने रीड आउट कर ली है। ठीक है, कि अव्वल तो उनके ओहदे से हटाना उनको आसान काम नहीं था, लेकिन अगर कोई गुड हेल्थ मिस कर देता था, बिहेवियर के बारे में उसके कोई शिकायत आती थी तो उसको हटाया जाता था। लेकिन हटाया कैसे जाता था? क्राउन की रजा के साथ, और जुडिशियल कमेटी जो कि प्रीवी काउंसिल होती थी वो इस सारे मामले को देखती थी। तो ये इसमें चीज आ जाती है हमारे इस इरा की। अब इसके बाद आ जाता है हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस एवोल्यूशन, जिसकी हमेशा हमेशा से इंतजार रहता है और हम इसे पढ़ते भी हैं। ऑन इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 was retained as a provincial constitution। As a consequence, the legal and judicial system of the British period continued, of course, with due adoptions and modifications। आपको इस चीज की नॉलेज है और हम सबको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ही जब उनको नई नई आज़ादी मिली थी इसी एक्ट को अपनाया था दोनों ने। कुछ तब्दीलियां करके, जिसके लिए यहाँ पे वर्ड्स यूज हुए हैं, यहाँ से आप इसको जरूर पिकअप कीजिए। adoptions and modifications were necessary to suit the requirements of the new republic। ठीक है, this way there occurred no vacuum and breakdown
एंड द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम कंटिन्यूड अनइंटरप्टेड। ठीक है, यानी कि उन्होंने बताया कि इसी तरीके से उन्होंने अपना लिया जिसकी वजह से कोई इन उसके अंदर जो है वो इनखला नहीं आया, कोई किसी किस्म का कोई ब्रेक डाउन नहीं हुआ। तो वैसे स्मूथ चीजें जो हैं वो चलती रहीं। ठीक है जी। हाँ जी। उसके बाद क्या चीज बताई जाती है? एंड द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम कंटिन्यूड uninterrupted. The judicial structure also remained the same. The Lahore High Court continued to function, and so did the Sindh Chief Court and the courts of Judicial Commissioner in NWFP and Balochistan. यहाँ तक हम थोड़ा रुकते हैं और बताते हैं। उस वक्त हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट तो थी, ठीक है, वो कहते हैं उसी तरह से फंक्शंस करती रही। फिर दूसरी कोर्ट हमें मिली थी, सिंध चीफ कोर्ट थी, वो भी वैसे ही चलती रही। और फिर तीसरी कोर्ट थी जुडिशल कमिश्नर की, वो जो कि NWFP में थी। और फिर बलोचिस्तान में जो थी, वो भी वैसे ही चलती रही। तो ये तो हमें वहां से ही मिल गई। ठीक है। अ न्यू हाई कोर्ट वाज सेट अप एट ढाका। सिमिलरली अ न्यू फेडरल कोर्ट फॉर पाकिस्तान वाज आल्सो एस्टेब्लिश्ड। उन्होंने अपनी एक नई कोर्ट ढाका के अंदर, ठीक है, वो वहां पे कर दी। और भाई हमारी तरफ से जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो थी वो भी एस्टेब्लिश हुई। द पार्स अथॉरिटी एंड jurisdiction of federal courts and high courts as prescribed in the Government of India Act 1935 remain intact। यानी कि जो सब कुछ चीजें थी, फेडरल कोर्ट और हाई कोर्ट वाला कॉन्सेप्ट था जो कि हम 1935 के एक्ट ने हमें दिया था, वैसी सारी चीजें चल रही थी। यहाँ पे मैं बता दूं कि ये तो हमें मिली अदालतें ऊपर ढाका, क्योंकि बांग्लादेश का है, ठीक है। तो वो उस टाइम हमारा ही था, ठीक है, जिसे हम मशरकी पाकिस्तान कहते थे। तो उस टाइम यहाँ पर अदालत हमने बनाई थी जब हमने आज़ादी हासिल की। ठीक है। और फिर इस तरह से दूसरे हिस्से के अंदर फेडरल कोर्ट की जरूरत थी, लेकिन जिनके इख्तियार सेम वही थे जो कि 1935 के एक्ट ने दिए। The Government of India Act 1935 was amended in 1954 with a view to empower the High Courts to issue the प्रेरोगेटिव रिट्स, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था। प्रेरोगेटिव रिट्स जो होता है उससे मुराद ये होता है कि प्रिविलेज रिट्स जो होती हैं, ठीक है। तो वो रिट्स से रिलेटेड, जैसे कि अब आज हम कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड जो रिट्स होती हैं, जिससे मैंडामस और बाकी कई उसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं। तो उसकी सॉरी काइंड्स पढ़ते हैं, तो तब इन रिट्स को इस तरह से प्रेरोगेटिव रिट्स कहा जाता है। द सब्सिक्वेंट कॉन्स्टिट्यूशंस 1956, 62 एंड 73 डिड नॉट ड्रास्टिकली alter the judicial structure or the powers or jurisdiction of the superior courts। अब वो कहते हैं कि जो सा सिस्टम हमने 1935 से लिया था वैसी चीजें चलती आ रही थी। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 3 कॉन्स्टिट्यूशन आए उन्हें उन्होंने भी इसको ड्रास्टिकली अल्टर नहीं किया। ठीक है, कुछ कुछ चीजें। द चेंज अफेक्टेड वर रिमेनिंग द फेडरल कोर्ट्स एट द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने क्या किया कि फेडरल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का वर्ड दे दिया 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड अपग्रेडेशन ऑफ चीफ कोर्ट ऑफ NWFP एंड जुडिशल कमिश्नर कोर्ट ऑफ बलोचिस्तान, ठीक है, उनको अपग्रेड कर दिया। ठीक है, इन कोर्ट्स को इनटू फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट्स, ठीक है, यानी कि इनको एक फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट्स का दर्जा दे दिया गया सूबों की। बाय द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन लेटर ऑन अ न्यू कोर्ट कॉल्ड फेडरल शरीयत कोर्ट वाज क्रिएटेड इन 1980। लेकिन एक अदालत जो कि हमें जरूरत थी, फेडरल शरीयत कोर्ट बनाई गई। कब बनाई गई? 1980 की बात है। विद jurisdiction to determine so moto or on petitions by citizens or the federal or provincial government as to whether or not a certain provision of law is repugnant to the injunctions of Islam। मेन मोटिव इस अदालत का ये था कि भाई हम जो कवानीन बनाए वो ऐसे बनाए जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो। और अगर कोई ऐसा कानून बन जाता है जो कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक ना हो, तो फेडरल शरीयत कोर्ट जो है उसमें रहनुमाई कर देगी। पाकिस्तान बीइंग अ फेडरल रिपब्लिक, द प्रोविंसेस enjoy wide powers and subjects to administer, including the administration of justice. The High Court is the principal court of the province, which exercises original jurisdiction, issuing writ for the enforcement of fundamental rights। जिस तरह से हम ऊपर पढ़ रहे थे, पैरो
प्रेरोगेटिव, वर्ड प्रेरोगेटिव का। तो अब हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड एपीलेट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, अगेंस्ट ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड स्पेशल कोर्ट्स, द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स फंक्शंस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट। ऑल सच कोर्ट्स आर फंडेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो आप ये चीज देख लें कि ये हमारा सारे का सारा कॉन्सेप्ट था, इस तरह से हमारा ढांचा चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले पहले की बात है। ठीक है, तो यही सारा रंग आज भी हमारी अदालतों में मौजूद है। इसको पूरा रीड आउट करने का मकसद, और इनशाला ये जो हमारा पीडीएफ है 37 सफ़ों का, इसको हमने ऐसे ही रीड करना है। ऐसे रीड करने से हमें कई फायदे हासिल होंगे। तो मेरी जो आज की वीडियो थी, इसके ऊपर एक तो रीडिंग मौजूद थी, फिर कुछ चीज़ों की कैबलरी, ठीक है, वो आपको समझ आएगी, इसका कॉन्सेप्ट क्या था वो समझ लगेगा। तो जुडिशल सिस्टम में एक हम फुल फ्लैश्ड जो है वो नेचर में पढ़ेंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है वो मिलेंगे, और इसको पूरे जुडिशल सिस्टम को, सेंस को जो है वो कंप्लीट करेंगे बड़े अच्छे अंदाज में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।